अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। अब हम इसकी अगला टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी शील्डिंग इफेक्ट हो गया, उसका क्या ट्रेंड है, यानी अलॉन्ग द जब पीरियड में जा रहा होता है और डाउन द ग्रुप जब जा रहा होता है तो उसका क्या ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, जब ये पीरियड के लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब ऊपर से नीचे जा रही होती है तब उसका क्या ट्रेंड है, और जब पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तब इसका क्या ट्रेंड है। तो हम इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसके ट्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो हम देखते हैं अभी जो पहले आ जाता है पीरियोडिसिटी इन सच दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट शो अ पीरियोडिक वेरिएशन विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक पीरियोडिक वेरिएशन क्रिएट करती है। यानी वेरिएशन उसे कहा जाता है कि कोई चीज़ वेरी कर रही है, वेरिएबल से निकला, यानी ये कोई चीज़ चेंज हो रही है। कांस्टेंट होता है जो चेंज हो, इधर वेरिएशन का जिक्र आया, यानी कोई चीज़ चेंज हो रही है, यानी पीरियोडिक वेरिएशन आ जाती है, यानी पीरियड वाइज इसमें चेंजिंग तब्दीली आ रही थी। यानी मेल्टिंग पॉइंट में कुछ तब्दीली आ रही होगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है वो कम हो रहा होगा, डिक्रीज करता है, या इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो रही होगी। इस तरीके से मुख्तलिफ जो होते हैं। Therefore, the elements also show periodic variation in their physical and chemical properties. इसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं वो शो करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन, यानी एलिमेंट जो भी जितने भी ये हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, कार्बन है, सिलिकॉन, क्लोरीन है, ये सारे के अलग-अलग एक एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक वेरिएशन मीन्स जब पीरियड में हम मूव करते हैं यानी लेफ्ट से राइट तो इनकी पीरियोडिक वेरिएशन होती है। एक तो तब्दीली हमें पता चल रही है कि इनका प्रोटॉन नंबर बढ़ है, तो जरी बात है उसके साथ साथ में ये भी पता है एटॉमिक मास भी बढ़ है, तो प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो जरी बात है एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो ये तो आम वाज़ेह तब्दीली जो नज़र आ रही है। और भी इनके मेल्टिंग पॉइंट में चेंज है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, इस तरीके से। तो ये उसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स शो द पीरियोडिक इन देयर, और इनकी जो वेरी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर भी तब्दीली आ रही होती हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजिंग आ रही होगी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तब्दीली आ रही होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जो वाज़ेह में नज़र आ रही होती हैं फिजिकल, मसलन फ़र्ज़ करें एक वुड है, एक बड़ी लकड़ी है, हमने वो ली है और हम उसे कुल्हाड़े से आधी कर देते हैं, तो ये अब जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है। यानी पहले लेंथ बड़ी थी, अब लेंथ छोटी होगी, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। पहले कोई चीज़ गोल थी, सर्कुलर थी, उसे हमने यानी फ़र्ज़ करें गोल्ड है तो हमने उसके ऊपर से हमने उसे दबाया तो ये एक प्लेन शीट के अंदर चली गई है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है, बाकायदा एक वाज़ेह नज़र आ रही है। एक होती है और इसे मेलिएबल भी कहा जाता है, जो शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी मेलिएबल और डक्टाइल में ये डिफरेंस है कि मेलिएबल ये होता है कि हम जो सोने फ़र्ज़ करो गोल्ड है उसको हमने ऊपर से मारा किसी चीज़ से या किसी तरीके से उसे प्लेन कर दिया, यानी जो प्लेन शीट के अंदर आ जाए उसे मेलिएबल कहते हैं। और डक्टाइल ये होती है जैसे कि आपकी कॉपर वायर होती है जो तार की शक्ल को इख्तियार कर सकती है, तो ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद आ जाते हैं ये तो उनका, और उसके बाद ये तो फिजिकल चेंज। अब बात आ जाती है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि हम इस तरीके से उस करते हैं यानी लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी को जब जलाएंगे बर्न करेंगे तो अब लकड़ी नहीं रहेगी, लकड़ी वो ख़त्म हो जाएगी और वो बर्न हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेंगी। तो कोयले को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल पूरे चेंज हो गए। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट कोई और बन जाता है। तो ये जो है ये केमिकल चेंज है, केमिकल पूरे के पूरे चेंज हो गए। पहले प्रॉपर्टीज उसकी और थी, अब प्रोडक्ट ही कोई और बन गया, तो जारी बात है उसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज तो बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में पहले क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। तो पहले कोई और रिएक्टेंट हैं उनकी सारी बात है प्रॉपर्टीज और हैं। तो ये एरो के बाद जो होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन वैसे ही होता है, लेकिन बहरहाल ये जब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये आगे प्रोडक्ट बनेंगे। फोटोसिंथेसिस का तो खैर आगे जब मूव करेंगे, जैसे कि ये C6H12O6 होगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से। ये और है, इनकी प्रॉपर्टीज और हैं, ये केमिकल चेंज आते हैं। ये ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6,
और प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है इसका और साथ में एनर्जी होती है। तो ये जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रही है। तो ये क्या है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, केमिकल चेंज आ गया, केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज वगैरह भी चेंज। और इसी तरीके से ये ऊपर वाला प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस का, ये जब नीचे आता है तो इसे रेस्पिरेशन कह देते हैं, यानी रेस्पिरेशन एडवांस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये हम बात की थी केमिकल और फिजिकल चेंज समझाने के लिए, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमें ये केमिकल वगैरह चेंज होता है, फिजिकल बातें जो हमें नजर आ जाए। अब ये हो जाता है। उसके बाद आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही थी। एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस इन अ सेम ग्रुप, यानी जिनकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी 1s1 2s1 3s1 s1 सारों में आ रहे थे, ये एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस रखे गए, प्लेस किए गए। उसके बाद आ जाते हैं बिलो द अदर, एक दूसरे के नीचे रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं यानी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, यानी ये जो 1s1 है। अब क्यों? क्योंकि जाहिर बात है जब ये सोडियम होगा तो सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये, क्योंकि इसके आखिर में 1s1 आ रहा है, ये इस तरीके से ये होती है, यानी इसके आखिर में 1s1 आ रहा है सोडियम के, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। तो ये इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और आयोनिक बॉन्ड बना देता है, क्लोरीन के ऊपर -1 आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। अब जो दूसरा है, और इसी तरीके से जो पोटेशियम है वो भी यही करेगा, KCl बना लेगा, हैलाइड जिसे कहा जाता है। सोडियम के साथ ये OH, ये भी बेस है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी है ये। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद अगर आ जाए नीचे आ जाते सोडियम के पोटेशियम, तो ये आ जाते हैं। तो इसका इस बार PPSC में डिफरेंस भी आया था, डिफरेंस नहीं, PPSC में इसके बारे में एक MCQs पूछा गया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। उसके बाद ये तो था बार। इसके बाद ये आ जाता है अगला के दूसरा ग्रुप है, ये बेरिलियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, भी मक्का सर बड़ा, ये आ जाता है दूसरा ग्रुप। अब इनके जो आखिर में क्या आ रहा है, तो 2s2 आ रहा है, इसके आखिर में 3s2 आ रहा है, इसके आखिर में कैल्शियम के आखिर में 4s2 आ रहे हैं, इस तरीके से ये आ रहे हैं, यानी जैसे कि तो इस ये जो दूसरा 2s2, इसका 3s2 4s2, ये जो है अब जब ये बॉन्ड बनाएगा, जैसे इसने बॉन्ड बनाया तो एक क्लोरीन, अब जब ये बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम, तो इसके साथ क्लोरीन 2 आएंगी, क्योंकि ये +2 है और ये -2, तब जाकर बैलेंस होगा। मैग्नीशियम बॉन्ड बनाता है तो ये 2 क्लोरीन के साथ बनाएगा, ये कैल्शियम बॉन्ड बनाएगा तो 2 क्लोरीन के साथ बनाएगा। इस तरीके से वो उसने कहा था कि ये जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो बताती है, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, ये बताती है, वेरिएशन लाती है, क्योंकि इसके साथ एक क्लोरीन ऐड हो रहा था, अब इसके साथ एक क्लोरीन ऐड होगा तो ये स्टेबल नहीं होगा, फिर इसमें 2 क्लोरीन चाहिए तब स्टेबल होगा, ये फिर 2 स्ट्रॉन्शियम भी 2 बैरियम बार। ये इसका था इसकी आ गई थी पीरियोडिसिटी की हम बात कर रहे थे, 1 below the other because all elements have the same shell whereas they possess the same chemical characteristic। इसमें इस तरीके से, यानी क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम है, तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप ध्यान रख लें, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये C से शुरू हो रही है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का जो केमिकल है ये भी C से शुरू हो रहा है। तो ये दोनों जो है, यानी आपको याद रखने के लिए जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, यानी क्योंकि इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारे ग्रुप के अंदर सेम होंगी सारों की, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप हैव द सेम वैलेंस शेल, दे पोजेस द सेम, इसीलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारों के सेम होंगे ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे। अब बात आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं जो हमें साफ वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि अगर सरफेस रफ है, स्मूथ है, या कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, गोल है, या स्क्वायर के अंदर है, जो हमें वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं। अब ये जो है साइज़ जो है ये हमें वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है।
सिंस साइजेस ऑफ एटम के कुछ साइज कितना छोटा है या बड़ा है। अब जैसा कि अगर बात की जाए बेरिलियम की तो ये जारी बात है छोटा है, मैग्नीशियम जो है ये बड़ा है, क्योंकि जारी बात है इसमें तो दो ही शेल आएंगे। फिर इस तरीके से इस मैग्नीशियम में एक शेल और आ जाएगा, कैल्शियम में एक शेल और आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ऊपर से नीचे जब जाते जाए तो जो साइज होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि जो शेल ही एक पूरे का पूरा बढ़ गया, एक पूरे का पूरा इस तरीके से बड़ा होता है। अब आप कोई पूछे कि हाइड्रोजन बड़ा है या क्लोरीन बड़ा है, तो साफ पता चल रहा है कि हाइड्रोजन में छोटा है और क्लोरीन जो है ये बड़ा है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इस तरीके से तीसरा शेल फिर क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो ये सारी बात है बड़ा है इस तरीके से। फिर साइज के ऊपर डिपेंड कर, साइज में पता चल जाता है। since size of atom gradually changes from top to bottom in a group, therefore elements show the gradation इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप। उसने कहा कि जैसे कि हमने बात की थी कि जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। वैलेंस शेल तो कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 3s2 क्योंकि सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि वो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं, और साइज क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से नीचे क्या होता है बढ़ता जा रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो जारी बात है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी एक ही ग्रुप के हैं, तो एक ही ग्रुप के, क्योंकि लेकिन साइज डिफरेंट है और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इनके जारी बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। यानी जैसे कि आप ये ध्यान में रखने कॉन्फ़िगरेशन जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी ग्रुप के अंदर। और ये बात हो गई ग्रुप की। और उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो साइज जारी बात है साफ पता चल रहा है कि बड़ा है, तो इसके लिए जारी बात है फिर बढ़ेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। ये ग्रुप के अंदर बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं, इसकी बात होती है कि देयर केमिकल में फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो शो वेरिएशन इन द सेम मैनर, कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आल्सो शो द वेरिएशन इन सेम मैनर, कि वो सेम मैनर के अंदर वेरिएशन शो करते हैं इसी तरीके से बाकी जो हैं। उसके बाद आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट, कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो बात आती है अब शील्डिंग इफेक्ट की, शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यानी एक हम अगर ड्रा करें स्ट्रक्चर लिथियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो ये लिथियम है। लिथियम में पहले शेल में सारी बात है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये आ जाता है लिथियम। उसके बाद बेरिलियम की बात कर लेते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी 3 और 4, ये यानी इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे। अब मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो पहले में 2 आएंगे तो दूसरे में 8 आएंगे, तो 10 पूरे हो जाएंगे। अब 2 फालतू है मैग्नीशियम के अंदर, तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नीशियम के आपके पूरे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो अब शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करें लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब जो लिथियम है वो इधर मैं टेबल पे ड्रा कर देता हूँ कि लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा होता है और लिथियम के आगे बेरिलियम आ रहा होता है, यानी ये क्योंकि एक इसका प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। और अब शेल भी एक जब बढ़ जाता है यानी इसमें 3 शेल आ जाते हैं, तो ये क्योंकि बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ रहा है। अब बात आ जाती है शील्डिंग इफेक्ट की, कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो शील्डिंग विच एटम हैज मोर शेल्स, इनमें से शेल किसके ज्यादा हैं। शेल जारी बात है इसके 2 शेल हैं, इसके 2 शेल हैं, इसके कितने 3 शेल हैं, तो शेल मैग्नीशियम के ज्यादा हैं। इन दोनों के शेल जो है वो सेम है। विच एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस के एंड वैलेंस शेल एंड वैलेंस, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम या मैग्नीशियम के विच एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के
न्यूक्लियस आपको पता चल गया कि जारी बात है, इधर बेरिलियम लिखा हुआ है, इधर न्यूक्लियस होता है। तो इसके और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि ये तो है, ये दो जो है, ये तो आखिरी जो शेल है एल वाला, इसमें 2 ही शेल है टोटल बेरिलियम में, एक के और एक एल। के में 2 है, एल में भी 2 है। एल जो है ये वैलेंस शेल है, और जो के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब के से पहले के से पहले जो चीज है वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? बेरिलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब मैग्नीशियम जिधर लिखा हुआ है, ये फर्ज कर लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद एक शेल आता है जिसमें के है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर एल आ जाता है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। उसके बाद जो एम आता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये क्या है? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब बात की, ये सवाल ये पूछा गया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में से यानी किसके अंदर जो न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन किसके जाते हैं? बेरिलियम के तो 2 हो गए, और मैग्नीशियम के, अब मैग्नीशियम के जो पहले शेल है के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर एल में 2 आ रहे हैं, और ये वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना है और न्यूक्लियस को देखना है, तो इन दोनों के दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके आगे, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है आगे, तो इसे कहा जाता है शील्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल कट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जैसे कि इधर अब ये इनर शेल में के 2 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, उसके बाद इधर मैग्नीशियम 2 शेल आ जाते हैं, के का भी एल का भी। ये दरम्यान में जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये कट कर देंगे अट्रैक्टिव न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का दरम्यान में देखा जाए तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस का के ऊपर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खासकर 2 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जाहिर बात है अगर इन दोनों के दरमियान में एक शेल है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो साइज होगा वो करीब होगा, और अगर तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, ये इसे रोक नहीं पाएगा। शील्डिंग कहा जाता है प्रोटेक्शन को, लेयर को जो प्रोटेक्ट कर रही है, शील्ड कर रही है, बचा रही है, तो इसमें बचाने शील्डिंग इफेक्ट। अब इसमें ज्यादा बन है शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि ये बचा रहा है। अच्छा, बार एक तो ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियस असल चीज क्या है, शील्डिंग दरम्यान में शील्डिंग कितनी हो रही है, प्रोटेक्शन कितनी हो रही है। ये फर्क कर लो, ये बॉर्डर है, ये न्यूक्लियस जो है ये पाकिस्तान है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इंडिया। ये एक दूसरे को आपस में मारना चाह रहे हैं, लेकिन दरम्यान में बॉर्डर है, दरम्यान में शील्डिंग है, प्रोटेक्शन है, तो ये जितनी ज्यादा होगी ये एक दूसरे को नहीं मार सकेंगे। जितना अगर बॉर्डर मजबूत बनाया है, तारन लगी हुई है, तो ये एक दूसरे को नहीं मार सकेंगे। शील्डिंग ज्यादा हो जाएगी, प्रोटेक्शन ज्यादा होगी है। तो इसी तरीके से एक और मिसाल में, अगर किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, वो उसकी शील्ड कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, वो उसमें गोली मारेगा, उसे नहीं लगेगी। और किसी ने पतली सी बस सिर्फ कमीज पहनी है, वो गोली मारेगा, उसे लग जाएगी, तो उसकी शील्डिंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये अब जो आ रही है ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। दरम्यान में सिर्फ एक शेल है, प्रोटेक्शन कम है, शील्डिंग कम है। अब इधर भी यही है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इधर भी शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। जाहिर बात है जितनी ये अट्रैक्शन हो रही है उतनी इसकी भी अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ये है कि इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसकी थोड़ी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी बार। लेकिन इन दोनों का बार शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 2 ही शेल है। जैसे हम यानी अलोंग द पीरियड जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है अलोंग द पीरियड, यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि एक ही शेल होता है, जितनी ये दरमियान में प्रोटेक्शन हो रही है एक शेल की, इधर भी उतनी प्रोटेक्शन हो रही है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं अलोंग द डाउन द ग्रुप, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो बढ़ जाता है, जो शील्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि दरमियान में 2 शेल आ गए, प्रोटेक्शन ज्यादा हो गई है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर सकेगा, क्योंकि दरमियान में 2 प्रोटेक्शन आ गई, 2 शील्डिंग आ गई, दरमियान में ये भी रुकावट आ गई, एक और रुकावट आ गई। इसी तरीके से एक शेल हम और बढ़ा देंगे, प्रोटेक्शन रुकावट और ज्यादा आ जाएगी।
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल कट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनर शेल के अंदर, यानी जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, कट अट्रैक्टिव फोर्सेज। मैंने आपको बता दिया कि वो उसे रोकेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज को शील्डिंग करेंगे। तो रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सबसेट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और ये शील्डिंग इफेक्ट है, यानी अट्रैक्शन को हमने कम करना है, यानी इन दोनों की अट्रैक्शन को आपस में कम करना है। यानी ये पॉजिटिव है, ये अच्छा बंदा है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, ये गंदा बंदा है। इनके दरम्यान में प्रोटेक्शन करने के लिए हमने ये लेयर बिछानी है, यानी ये लेयर आई है, ये शील्डिंग इफेक्ट है। जितनी ये ज्यादा लेयर होगी शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज उतनी आपस में कम हो जाएंगी। ये अच्छा बंदा है, ये नेक है, और ये शैतान है, शैतान इसे मारने के लिए आता है। लेकिन ये अगर फालतू कोई जिक्र करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है या इस्तग़फ़ार पढ़ता है, तो ये इसके ऊपर जाकर अट्रैक्शन नहीं हो जाएगी, शैतान नहीं आ सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। तो ये अट्रैक्शन है, यानी प्रोटेक्शन है। तो उसके बाद आ जाती है रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बता चुका हूँ विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो अब तो आपको पता चल गया होगा बेरिलियम की ज्यादा है या मैग्नीशियम की ज्यादा है। तो जाहिर बात है मैग्नीशियम की प्रोटेक्शन ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इलेक्ट्रॉन की शेल जाहिर बात है बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ जाते हैं, आल्सो शील्डिंग इफेक्ट भी जाहिर बात है बढ़ जाता है। तो वाइल एटम लिथियम और बेरिलियम हैज ग्रेटर नंबर ऑफ शेल। अब लिथियम और बेरिलियम का तो दोनों के शेल बराबर है, इसलिए शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो कांस्टेंट होता है। lithium and beryllium has greater number of as you move from the left to right in the period, the number of electrons in the inner shell remains constant, therefore shielding effect remains constant। तो ये इसलिए shielding effect constant होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये shielding effect का कॉन्सेप्ट है।